हमें रॉ का एजेंट न कहो, हमें गद्दार तो न कहो। करने के लिए आप तैयार हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। एमक्यूएम के लिए आज खासा अच्छा दिन। दो खुशखबरियां एमक्यूएम के लिए आज सामने आई। एक तो ये कि आमिर खान जिनकी जमानत कल कबूल हो गई थी, आज उनको रिहा कर दिया गया और जब वो एमक्यूएम पहुंचे तो शानदार उनका इस्तकबाल किया गया 9-0 पे आमिर खान साहब का। और आमिर खान साहब ने जब वहां पर बात की तो ये कहा कि एमक्यूएम का एक एक कारकुन रिहा होगा जिस तरह मुझे रिहा किया गया है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि एमक्यूएम के खिलाफ अब साजिशें शुरू हो गई हैं। उनका यह भी कहना था कि जो झूठे इल्जाम एमक्यूएम पे लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। तो एक खबर तो ये थी एमक्यूएम के लिए आज पॉजिटिव के आमिर खान साहब को रिहा कर दिया गया है। उन पर इल्जाम यह लगाया गया था कि उन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दी है, लेकिन जो अब तक कार्रवाई हुई है उससे जज जो है कल मुतमईन नहीं थे। उन्होंने कहा कि तफ्तीश ठीक तरीके से नहीं की गई है, इस नाकिस तफ्तीश की वजह से उनकी जो जमानत है कल उसको प्रूव किया गया था। दूसरी जो बड़ी खबर है एमक्यूएम के लिए और पॉजिटिव खबर है वो है बीबीसी पे शाया होने वाली खबर जो अब से कुछ देर पहले शाया हुई थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि लंदन पुलिस के जो तर्जुमान है उन्होंने उस मुबैना बयान जो कि पिछले चंद दिनों से सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पर, कल उस हवाले से हमने बात भी की थी, तारिक मीर साहब का बयान, उसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि ये पुलिस के दस्तावेजात नहीं है, पुलिस का जो रिकॉर्ड है उसके दस्तावेजात ये नहीं है। सोशल मीडिया पे ये कहां से आया, किस जराए से पब्लिश किया गया ये हमें नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये कह दिया है कि ये इंटरव्यू लंदन पुलिस ने नहीं लिया गया था। हम पिछले 3-4 दिन से एमक्यूएम के हवाले से भी बात कर रहे थे। एमक्यूएम ने इसकी ना तरदीद की थी ना तस्दीक की थी, लेकिन आज लंदन पुलिस ने कह दिया है कि ये बयान जो है ये उन्होंने नहीं किया, ये दस्तावेजात उनके रिकॉर्ड का हिस्सा कम से कम नहीं है। इस पर भी बात होगी, जुडिशल कमीशन के हवाले से भी बात होगी। वहां पर भी आज इमरान खान साहब ने कुछ अहम इंकशाफ किए। वो आकर बता रहे थे आज मीडिया को कि किस तरीके से फॉर्म 15 को बाद में भरकर जुडिशल कमीशन के सामने पेश किया गया है, उस पर भी बात होगी। और इसलिए मुझे प्रोग्राम में आ गया है नईमुल हक साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन। बहुत बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब, प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। हमें कुछ ही देर में इस्लामाबाद स्टूडियोज में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे, मेंबर नेशनल असेंबली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और कराची से हमारे साथ होंगे मेंबर नेशनल असेंबली एमक्यूएम आसिफ हसनैन साहब। आसिफ हसनैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ हसनैन साहब, सबसे पहले तो बीबीसी की रिपोर्ट के हवाले से बात कर लेते हैं। आप लोगों ने डिनाई नहीं किया पिछले 3-4 रोज तक कि तारिक मीर का ये जो मुबैना बयान है क्या ये हकीकत है, क्या ये बयान ठीक है, क्या ये बयान उन्होंने दिया है। एमक्यूएम ने कहा ना तो इसमें हम कोई इजाफा करेंगे ना इसकी तरदीद करेंगे, लेकिन आज लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस का जो बयान आया है उसमें उन्होंने कह दिया है कि ये हमारे दस्तावेजात नहीं है, ये हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो स्टेटमेंट जो है जारी हुआ था आज, उसकी उस स्टेटमेंट के हवाले से तस्दीक भी हो गई और ये बात भी क्लियर हो गई कि जो चीजें, जो बातें कही गई, जो चीजें कही गई उसमें कोई जो है वो सदाकत नहीं है। अच्छा, हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया। आसिफ हसनैन साहब कुछ ही देर बाद हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद होंगे। एक शॉर्ट में यहाँ पे सुनवाना चाहूँगा सरफराज साहब जो कि वजीर दाखिला है बलूचिस्तान के, इस हवाले से भी क्योंकि हम बात करेंगे और मैं पूछूंगा आसिफ हसनैन साहब, उन्होंने ये मुतालबा किया है कि बीबीसी रिपोर्ट में जो इंकशाफ किए गए उसके बाद एमक्यूएम को दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर उन पर पाबंदी आयद कर देनी चाहिए। जरा सुने सरफराज बुख्ती साहब ने आज क्या कहा था, इसके बाद नईमुल हक साहब से भी इस पर सवाल होगा। एमक्यूएम को अब एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर देना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उन पर पाबंदी लगानी चाहिए और इसकी बड़ी सीरियस एलिगेशंस हैं जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट जी, जो सीरियस एलिगेशंस हैं उसकी वजह से उनको दहशतगर्द जमात डिक्लेयर करके उन पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। ये कहना था सरफराज बुख्ती साहब का, वजीर दाखिला बलूचिस्तान के। नईमुल हक साहब, ये स्टेटमेंट से आप एग्री करते हैं, आपकी जमात एग्री करती? नहीं, पाबंदी लगाना मैं समझता हूँ कि अभी तक जो एमक्यूएम पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं बहुत ही संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं और इस किस्म के इल्ज़ामात जो हैं वो कई सालों से सामने आ रहे हैं। कल जंग अखबार में हामिद मीर साहब ने लिखा कि 1999 में सदर मुशर्रफ जो उस वक्त नए नए चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे, उन्होंने कहा था कि ये अल्ताफ़ हुसैन तो एक इंडियन एजेंट है और मेरा जी चाहता है कि मैं इसे गोली मार दूँ। ये 99 की बात है, मगर मुशर्रफ साहब ने उनको अपना हलीफ बनाया, पार्टनर बनाया, अपनी हुकूमत में हिस्सा दिया। तो मैं कहता हूँ कि कौम इस बात की मुंतज़िर है कि हमेशा के लिए इस चीज़ को दफन कर दिया जाए कि ये इल्ज़ामात
चाहे एमक्यूएम पर हैं या किसी और पे भी हैं, पीपल पार्टी की करप्शन पे बेइंतहा इल्जाम हैं कि भाई सच है या झूठ है। कैसे होगा ये, कैसे साबित होगा? ये 30 साल से हम लोग ये कहानी सुनते आ रहे हैं, 30 साल से ड्रामा चल रहा है, कत्ल गारत का ड्रामा चल रहा है, करप्शन का ड्रामा चल रहा है। चोर पकड़ नहीं जाते क्योंकि चोर खुद हुकूमत में बैठे होते हैं, वो एक दूसरे से मुआवनत करते हैं, एक दूसरे के हलीफ बन जाते हैं और इंसाफ नहीं मिलता। मैं अब तो मैं इस नतीजे पहुंच चुका हूं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी नहीं है बल्कि हुक्मरानों का कानून नाफिज है। कानून सिर्फ हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। होगा कैसे नईम साहब, ये किस तरह होगा? ये हर दफा ये बात होती है, जिनापुर वो कहते हैं कि आके इम्तियाज ने कह दिया, ब्रिगेडियर इम्तियाज ने, कि ये साजिश थी और ये एक प्लान उनके खिलाफ बनाया गया था। ये किस तरह साबित होगा? ये देखें, ये बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो मरकजी हुकूमत की आती है। अब आप देखें ना कि कराची में जब पुलिस फेल हुई तो रेंजर्स आ गए, कोर्ट फेल हुए, सिविल कोर्ट फेल हुए तो मिलिट्री कोर्ट्स आ गए। मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि वो जो इल्ज़ाम सामने आ रहे हैं वही उस किस्म की एक्टिविटी चल रही है, गैर कानूनी दहशतगर्दी वगैरह वगैरह, मिलिटेंसी। मैं कहता हूँ ये मरकजी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो 30 साल से इस चलते हुए इस ड्रामे को, इस कत्लो गारत के ड्रामे को, इस करप्शन के ड्रामे को ख़त्म करे। मगर मैं समझता हूँ कि मरकजी हुकूमत भी चाहते हुए भी इस निज़ाम में इस निज़ाम के पैदा करदा मसाइल का हल मौजूद नहीं। आपको लगता है कि एमक्यूएम के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, जिस तरह का अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे थे, जिस तरह आज आमिर खान साहब ने कहा है? क्योंकि जो 2-3 दिन से सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे तारिक मीर साहब का बयान, की उनका बयान है जिसमें वो इंकशाफ कर रहे हैं कि हाँ हमने भारत से पैसा लिया, हाँ हमारे लड़कों की ट्रेनिंग भारत में होती है। आज लंदन पुलिस कह रही है कि वो दस्तावेजात हमारे नहीं है, वो हमने नहीं किया। एमक्यूएम के खिलाफ जो साजिश हो रही है वो एमक्यूएम का मिलिटेंट विंग जो है वो एमक्यूएम के पॉलिटिकल विंग के खिलाफ जो है वो साजिश कर रहा है। एमक्यूएम का मिलिटेंट विंग जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया है और वो खुद भी जानते हैं, वो एमक्यूएम के पॉलिटिकल विंग के खिलाफ साजिश कर रहा है, अगर कोई साजिश है तो, ताकि उनको बार बार डिस्क्रेडिट किया जाए। उससे बड़े अच्छे लोग भी हैं एमक्यूएम में, बड़े अच्छे लोग हैं, कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं, वो एक मसबत किरदार भी अदा कर रहे हैं। मगर एक जो मिलिटेंट विंग है जो हमारी नजरों से छुपा हुआ है, वो लोग आते हैं और अपना काम करते हैं, हमें नहीं पता उनकी जड़ें। मतलब कोई बैरूनी साजिश या हुकूमती लेवल पर कोई साजिश एमक्यूएम के खिलाफ आप समझते हैं? मुझे कोई साजिश की, किस किस्म की साजिश? वाकयात तो सामने, साजिश तो छुप कर होती है कि किया जाए, हर चीज तो सामने आ जाती है। आपने ये आधे घंटे पहले इशू की हुई लंदन की पुलिस की रिपोर्ट बता दी, ठीक है, साजिश कहां से आ रही है इसमें? तमाम हकायक सामने आ रहे हैं। मगर देखें, तमाम सियासी जमातों, हुकूमत को, क्योंकि इसके अलावा हुकूमत में है नहीं, मिलकर ये तय कर लेना चाहिए कि इस लानत को हमेशा हमेशा के खत्म करने के लिए इंसाफ का कायम होना जरूरी है। और इंसाफ कायम होने के लिए सही मानों में तफ्शीश होनी चाहिए, जो कौम के सामने सच को सच और झूठ को झूठ लेकर आए। एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद आसिफ हसनैन साहब से भी जरा मौक़िफ़ लेते हैं कि अगर आप कहते हैं ये साजिश हो रही है तो क्या वजह है कि लंदन पुलिस ने आज खुद ही आके बता दिया कि ये जो भी सर्कुलेट हो रहा है ये हमारे रिकॉर्ड का कम से कम हिस्सा नहीं है। इस पर बात होगी एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। स्टूडियोज में हमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। और आसिफ हसनैन साहब से भी हमारा राब्ता फिर कायम हो चुका है कराची में। आसिफ हसनैन साहब, सवाल मैं आपसे ये कर रहा था कि आज बीबीसी की रिपोर्ट में ये भी कह दिया है लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तर्जुमान ने कि जो तारिक मीर साहब का बयान पिछले दिनों से सर्कुलेट कर रहा है वो हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। लेकिन आप लोग हमेशा जब भी इस तरह की कोई खबर आती है कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। अभी नईम साहब ब्रेक से पहले यही फरमा रहे थे कि साजिश कहाँ है? जो चीज गलत होती है वो साबित हो जाती है कि गलत है, जो सही होगी वो साबित हो जाएगी कि आपके खिलाफ सही है। शहजाद, बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई चीज़ सही होती है तो बिल्कुल सामने आती है और कोई गलत होती है तो बिल्कुल सामने आती है। लेकिन वजह यह, आखिर वो सारी चीज़ें एमक्यूएम के ख़िलाफ़ ही क्यों हैं? दूसरी बात यह है कि मुझे अभी वो दौर याद आ रहा है 1970 का दौर, कि जब याया के साथ इसी तरीके से चंद ज़रख़रीद सियासतदानों ने और कुछ ऐसे एनालिस्ट और दीगर लोगों ने मिलकर बंगालियों को गद्दार करार दिया, और यही वजह थी कि मुसलसल उनको गद्दार करार देते रहे और हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी शाया नहीं होने दी। आज भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है कि अब मुसलसल एमक्यूएम को
ना सिर्फ ये कि रा का एजेंट गद्दार करार देना और फिर उसका ट्रायल करना, उसका मीडिया ट्रायल करना, उसका चौराहों पे ट्रायल करना, उसके खिलाफ किसी भी स्टेटमेंट पर नतीजे सुना देना, ये बिल्कुल वाज़े एक दफ़ा फिर नज़र आ रहा है। हम ये कहते हैं कि माजी में जब 1970 में था तो उसकी वजूहात भी एक ही थी कि कुछ लोग चाहते थे कि मगरबी पाकिस्तान को अलहदा करके उस पर अपना तसल्लुत कायम हो, अपनी हुकूमत कायम हो, अपनी बादशाहत कायम हो। सेम इसी तरीके से आज भी इसी तरह की कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं शहजाद माजी नहीं जो आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? शहजाद माजी नहीं, माजी से तो आदमी सबक हासिल करता है। अगर हम उसको सबक हासिल करने के तौर पे लेते तो आज एमक्यूएम के साथ ये अमल नहीं करते। आपने देखा होगा जॉन्स की रिपोर्ट, क्या जॉन्स पाकिस्तान का वफादार है? आज वो ताकतें जो खुद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशों में मसरूफ हैं, आपके इदारे जानते हैं, आपकी सियासी जमातें और लोग जानते हैं, आज आप उनकी रिपोर्ट के ऊपर 2 मिनट में फैसले सुना देते हैं। जॉन्स पाकिस्तान का इतना बड़ा हमदर्द कैसे हो गया? बड़े एहतराम के साथ आप मेरी अर्ज सुन लें। आसिफ हसैन साहब, इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन बात तो यहाँ पे आसिफ साहब इदारे के हवाले से हो रही है ना। आसिफ साहब की आवाज 1970 में कोई इंडिविजुअली थोड़ी कोई ये मामला हो रहे थे, ये तो सारे आसिफ साहब मैं कुछ सियासी जमातें और कुछ इदारे मुलव्विस थे उसमें। मैं आपसे ये फरमा रहा हूँ, बीबीसी ने आज कह दिया, बीबीसी पे ही तर्जुमान का आज इंटरव्यू है ना, जो स्टेटमेंट है कि ये बयान हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है तारिक मीर साहब का, और बीबीसी ही वो इदारा है जिसपे ओवेन बर्नेट जोन्स की रिपोर्ट चली थी। तो अगर आप कह रहे हैं कि ओवेन बर्नेट जोन्स इंडिविजुअल के तौर पे ना लेना, इदारे के तौर पे ले, उस दिन वो रिपोर्ट आई थी, आज क्लैरिफिकेशन भी आ गई है इसमें। जी, स्कॉटलैंड यार्ड एक इदारा है और जॉन्स एक फ्रीलांसर सहाफ़ी है जिसने अपनी रिपोर्ट में भी वादे कर दिया था कि मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो मैंने गैदर की है, ये सारी इसका थ्रो सोर्स जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ हैं। तो जब वो खुद अपनी रिपोर्ट में क्लियर कर रहा था तो आपने एक फ्रीलांसर सहाफ़ी की रिपोर्ट को पूरे मीडिया पर 4 दिन तक ट्रायल करके एमक्यूएम को गद्दार करा दिया। आज एक इदारे ने क्लियर कर दिया थी। ठीक है, मैं बीबीसी पर जरूर चली थी। देखें जी, गुजारिश ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, पहले तो आसिफ साहब हमारे भाई हैं, पहले तो उनकी चंद बातों की मैं ज़रा वजाहत कर दूँ कि इन्होंने 3-4 चीज़ें कही हैं जिनका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं बड़ा इनका एहतराम करता हूँ, मेरे कुलीग भी हैं, कि जी हम मीन्स के चाहे चंद सियासतदानों का इन्होंने नाम लिया, कोई पोलिटिकल पार्टीज़ का नाम लिया, कुछ इदारे इनकी मुराद हो सकती है कि जी वो हमारा ट्रायल कर रहे हैं, वो हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, फ़ैसला सुना दिया है। तीनों चीज़ें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। ना कोई इनका मीडिया ट्रायल कर रहा है, ना किसी ने इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। हुकूमत की तरफ से मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि किसी ने इनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं दिया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कोई राय कायम नहीं की। पूरी की पूरी हुकूमत, हमारे तमाम जो भी आप ये कहें कि लोग जो टॉक शोज़ पे आ रहे हैं, जो बयानात दे रहे हैं वज़रा समेत, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये बयान किसी पाकिस्तान के नशरियाती इदारे, किसी चैनल की तरफ से नहीं है, पाकिस्तान के किसी मीडिया पर्सन की तरफ से नहीं है। ये इंतहाई एक मोतबर चैनल है, इंतहाई मोतबर मीडिया हाउस है, पूरी दुनिया में माना जाता है। और ये अगर आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप अपनी ज़ाती कैपेसिटी में नहीं बैठे, आपका एक इदारा है, आप एक टेलीविज़न चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपकी जो स्टेटमेंट है वो इस चैनल की स्टेटमेंट ली जाएगी। लेकिन आप लोगों ने एक्शन तो लिया ना, बरतानवी हुकूमत से राब्ता तो किया, उनको खत तो लिखा है। हमने तो ये तो उसी बात की दलील है, उसी बात का सबूत है जो मैं कह रहा हूँ कि हमने कोई राय कायम नहीं की, हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दी, हमने कोई फैसला नहीं दिया। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मोतबर एक इदारा है। एमक्यूएम से भी हम ये कह रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन को खुद क्लियर करें, और हम उस हुकूमत से भी ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर कोई सबूत है वो हमसे शेयर करें। देखिए, मैं आपको एक चीज़ अर्ज करूँ, कराची के अंदर हालात पैदा होते हैं, बल्दिया टाउन का इल्ज़ाम लगता है, टारगेट किलर पकड़े जाते हैं, वो उनका किसी का ताल्लुक किसी जमात से निकल, मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी जमात से निकल आता है, एमक्यूएम के हेडक्वार्टर पे छापा लगता है, वहाँ से असला पकड़ा जाता है, कुछ मुजरिम पकड़े जाते हैं, वो सारा का सारा एक जुमले में उड़ा दिया जाता है कि जी हमारे खिलाफ साजिश है। आपको याद होगा सरदारी साहब के दौर में जब वो सदर थे, उनके इस्तिस्ना का मामला बहुत डिस्कस हुआ था कि जी सदर को इस्तिस्ना हासिल है या नहीं। आप यकीन करें कि पाकिस्तान के हर सियासतदान को, मुझ जैसे कारकुन को भी इस्तिस्ना हासिल है। और वो इस्तिस्ना क्या है कि हम अगर ज़ाती तौर पे खुदा न खास्ता किसी भी गलत काम में अगर कोई भी सियासतदान मुलव्विस हो, वो एक स्टेटमेंट उसके लिए काफ़ी होती है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। ये वो इस्तिस्ना है, जब मेरे खिलाफ तो साजिश हो रही है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ये अब मेरी वाले जुमले आप लोग बड़े इस्तेमाल कर चुके करते हैं, तो मैं आप लोग भी करते हैं, सब करते हैं। ये तमाम
मैंने किसी जमात का नाम तो नहीं लिया। शहजाद, मैंने कहा हर धरने के वक्त यही बात सियासी जमातों के ऊपर वसूल आती है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं एमकेएम को कि आप अपनी पोजीशन को खुद क्लियर करें। वहां पे इंग्लैंड में तो पाकिस्तान का तो यहाँ को आपको पता है कि अदालतों में थोड़ा हिसाब किताब लंबा है, वहाँ आप दरखास्त दें इनके खिलाफ और इनके खिलाफ आप हर्जाने का दावा दायर करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। हम क्यों आपके खिलाफ राय कायम करें? किसी ने इनको गद्दार नहीं कहा। ये देखें, ये खुद अपने आप को ये बात, तो ये डॉक्टर तारिक साहब फरमा रहे हैं, मैं अगर आपकी बात को समझ करूं, ये कह रहे हैं कि हमने खत इसीलिए लिखा है कि हमने कोई राय कायम नहीं की, हम चाहते हैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जी आसिफ हुसैन साहब, मैंने फजल चौधरी साहब को बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूँ, मैंने हुकूमत से मुतालिक कोई बात नहीं की। मैंने तो उन सियासतदानों की बात की है। इमरान खान साहब का सबसे पहले बयान आया कि जी इन पर पाबंदी लगा दी जाए। यही तो वो चंद लोग थे जो कि बार बार याहिया खान को कहते थे कि फौरन जो अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी जाए। और मेरे भाई आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं आप। इमरान खान ने ये कभी नहीं कहा और मैं इसकी तस्दीद करता हूं। मैंने जुमेरात को इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब का, उन्होंने कहा इस पे तफ्तीश होनी चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेट करें। पाबंदी की कभी हमने हमारी तरफ से कभी तमाम लीडरों के बयान आ रहे हैं, आपके लीडरों के सारे बयान आ रहे हैं। वाडा साहब का बयान आपके रिकॉर्ड पर है, सारे लोगों ने पाबंदी का मुतालबा किया है। आपके लोगों ने नहीं, हमने तमाम लोगों के बयान टॉक शो रिकॉर्ड किसने किया है और कहां किया है? कह रहे टॉक शोज पे फैसल वाडा साहब ने कहा। वाडा का बयान है, आप रिकॉर्ड पर है, वाडा का बयान है, फैसल वाडा का बयान है कि जी सबसे पहले दिन से पार्टी नहीं पार्टी का बयान नहीं है, ना पार्टी का ये मौक़िफ़ है, ना पार्टी का स्टैंड है। मैं इसकी तस्दीद करता हूं। फैसल वादा ने अपने जाती तौर पे किसी ख्याल का इजहार किया होगा। अच्छा आसिफ हुसैन साहब, मुझे एक बात बताएं कि ये तारिक मीर साहब की आज क्लैरिफिकेशन आ गई है। पिछले 3-4 रोज से बड़ा आसान था, आप लोग खुद पूछते तारिक मीर साहब से और एक स्टेटमेंट इशू कर देती आपकी राब्ता कमेटी कि हमने तारिक मीर साहब से पूछ लिया, उन्होंने ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो जाहिर सी बात है मीडिया ट्रायल भी वहीं खत्म हो जाता। फिर शहजाद आपने बिल्कुल सही बात की। एक्चुअली जो केस जो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से था वो अदालत में है, सब जुडिशल मैटर था, इसीलिए एमकेएम ने इस सारी चीज़ों पर एग्रेसिव होकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिए ताकि उसमें इस किस्म की पोजीशन, इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो। और हमें ये भी था कि हम जितने भी बयानात देंगे, हमारी इस बयानात की क्लियरिफिकेशन कोई भी नहीं करेगा जब तक इदारा बयान नहीं देगा। और आज स्कॉटलैंड यार्ड ने जो बयान दिए, मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ तमाम तर लोगों से कि खुदारा बड़ी संजीदगी के साथ जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की सियासी जमातों और पाकिस्तान के साथ हो रहा है, वो यही तो हो रहा है कि पाकिस्तान में सियासी जमातों को, लोगों को कोशिश की जा रही है कि वो इंटरनल जो है इस सूरत हाल की तरफ चले जाएं जो बैन-अक़वामी ताकतें चाहती हैं, जिस विकेट पे वो खिलाना चाहती हैं, जिस पिच पे वो खिलाना चाहती हैं, हम उसी पिच पर खेल रहे हैं। और जाकर हम छोटी छोटी बातों को जो है हम मानकर अभी कहते हैं कि सियासी जमातें पाकिस्तान के खिलाफ है, खुदा के वास्ते किसी पर पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है और एमक्यूएम को बीच में लाके जो है आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आसिफ हुसैन साहब, मुझे एक अहम सवाल का जवाब दें। ये आज जो क्लैरिफिकेशन आई है, ये बीबीसी पर आई है, स्कॉटलैंड यार्ड के तर्जुमान की, लेकिन क्या वजह है बीबीसी को ये नहीं कहा कि जो आपने भी ओवन बर्नेट जोन्स की रिपोर्ट चलाई थी उसकी भी हम तरदीद करते हैं, वो जो आपने उसमें एविडेंसेस दिए हैं या जो उसमें आपने बातें की हैं वो भी गलत है, इंडियन फंडिंग के हवाले से बातें गलत है, उस चीज की क्यों नहीं मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने तरदीद की? देखें, जो स्टेटमेंट आपने तारिक मीर के हवाले से दिया था वो इदारे की अपनी पोजीशन, अपनी साख का मसला था, उसने इस सारी चीज़ों को क्लियर किया। जहाँ तक जॉन्स की रिपोर्ट का है, कुछ दिनों में यह भी साबित हो जाएगा कि रेहाम खान के ताल्लुकात जॉन से कितने हैं और वो वहाँ लंदन गई, ये रिपोर्ट शाया हुई, उसके बाद इमरान खान साहब लंदन पहुंचे, ये इस रिपोर्ट के हवाले से ये सारी चीजें भी कुछ दिनों में साबित हो जाएंगी। ये बदतमीजी सोशल मीडिया पर झूठ बोल रहे हैं, जॉन्स और रेहाम खान के सोशल मीडिया पे सारी चीजें सामने आ गई हैं, वो ताल्लुकात सामने आ गए सोशल मीडिया पे। ताल्लुकात को छुपाने के लिए आप इमरान खान के, आपको शर्म आनी चाहिए, सोशल मीडिया पे सामने आ गए हमारे लीडर, आप शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए आपको। खबरदार जो आपने रेहाम खान का नाम लिया, उनका कोई ताल्लुक नहीं थे। आप लोगों के खिलाफ शर्म महसूस नहीं करते, मुझे तस्दीक करने में शर्म आनी चाहिए। मेरा मुंह मत खुलवाएं। 23 साल से आप लोगों ने कराची में दहशतगर्दी की है, 30 साल से आप लोग कत्लेआम कर रहे हैं, हर हुकूमत के साथ मिल जाते हैं और आप झूठे इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर। शर्म डूब मरने का मुकाम है आपको। अच्छा मेरी बात सुन ले, इस बात से आप माफी मांगे। अच्छा मेरी सुन ले, आसिफ हुसैन साहब,
मैं एक बात इल्जाम लगा रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। अच्छा, आपको पता है आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं साहब, उनको अपनी पोजीशन क्लियर करने दें। जी, आसिफ हुसैन साहब, हजरत सुन ले, शर्म आनी चाहिए। हजरत सुन ले, मतलब इस तरह जज्बाती मीडिया पे नहीं होते। अच्छा, मुझे बताएं, इमरान खान साहब, इमरान खान साहब गलत बातें करेंगे तो मैं आपका जवाब दूंगा मुंह तोड़। एक मिनट, आसिफ हसनैन साहब, ऐसे क्या सबूत है आपके पास कि रेहाम खान साहिबा लंदन गई, उन्होंने ओवन बर्नेट जोन्स को कहा कि ये स्टोरी करें, और मतलब बीबीसी ऐसा इदारा है कि कोई भी ऐसी फैब्रिकेटेड स्टोरी होगी उसको छापने के लिए राजी रहेगा। जोन इमरान खान के 4 इंटरव्यू कर चुका है 20 साल से पिछले। देखिए, मेरे पास भी वही चीज है जो बयान सोशल मीडिया के हवाले से आया था। बीबीसी एक आजाद इदारा है। बरतानवी पुलिस, आपको पता है कि वहां पे सहाफियों का जो होता है ना जरिया इंफॉर्मेशन हासिल करने का, उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ठीक है जी, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ब्रिटिश पुलिस, और बल्कि मैं तो कहता हूँ हमारे तारक भाई बैठे हैं कि वो जो पाकिस्तानी हुकूमत ने खत लिखा है उसका जवाब मेरे ख्याल में सही नहीं आएगा, क्योंकि बरतानवी हुकूमत बीबीसी जो एक आज़ाद इदारा है उसको फोर्स नहीं कर सकती कि वो अपने जराए बताए किस जराए से ये इंफॉर्मेशन मिली। जी आसिफ हसनैन साहब, अब ये देखिए, इस चीज के फिर सबूत भी आपको देने पड़ेंगे ना, और अगर आप समझते हैं कि ये बड़ी इमरान खान साहब के या रेहाम खान साहिबा के कहने पे ये रिपोर्ट छाप दी गई है या उनका इंटरव्यू कर लिया है। सवाल करें जी, काफी देर हो गई, आधे घंटे से वो बोल रहे हैं। आप मुझे सिर्फ ये पूछे हैं कि आपको, जब हम एक बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं, हम कोई कानून गो नहीं है, कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि लंदन में, इंग्लैंड में जो अदालती निज़ाम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और वहाँ पे बेशक कोई कितना ही इंडिपेंडेंट इदारा हो, अगर वो इस तरह की कोई गलत मटेरियल किसी के खिलाफ छापेगा, एक दरखास्त वहाँ देने की देर है, वो न सिर्फ माफ़ी मांगेगा बल्कि आपको करोड़ों पाउंड आपको जुर्माने में भी देंगे। तो आप क्यों नहीं उस तरफ जाते? पाकिस्तान के हर मीडिया चैनल पे रोज यहाँ तकरीरें हो रही हैं, वहाँ पे जाके आप जाए। हमारे यहाँ पे एक बयान छपा था, मैं सिर्फ एक मिसाल आपको दे देता हूँ। हमारे जो मुशीर हैं हवाबाजी के, कैप्टन शुजात अजीम, उनकी बेटी, वो गालबन 12 या 13 साल की बच्ची है, उसके खिलाफ ये बयान छपा और इल्ज़ाम लगाया गया कि वो कोई पूरी एयरलाइन ख़रीदने जा रही है, और ये मीडिया चैनल ने लगाया था, ये याद होगा आपको, मैं मीडिया चैनल का नाम भी ले देता हूँ, एयरवाई की तरफ से लगा था। उन्होंने यहाँ नहीं, उन्होंने इंग्लैंड में जाके, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ पर अदालती निज़ाम बहुत तेज़ी से वहाँ पर कार्रवाई होती है, वहाँ उन्होंने जाके उनके खिलाफ सू किया, उन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी, उस चैनल ने तरदीद की, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो हरियाणा कहते हैं वो भी हम देते हैं। आसिफ हसनैन साहब, यहाँ तकरीरें करने का पाकिस्तान में क्या फायदा है? आसिफ हसनैन साहब, क्यों नहीं फिर, अगर आप समझते हैं कि ये स्टोरीज इतनी ही जाली है, फैब्रिकेटेड है, तो फिर क्या वजह है कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही बीबीसी के खिलाफ? शहजाद, अगर इंटरप्शन ना हो, कोई बीच में ना बोले, तो मैं जरूर इस बात को क्लियर करूंगा। मैं चाहूंगा कि तसल्ली से बातों को दूसरे की भी सुन लिया करते हैं। एक चीज तो यह है कि हम अदालत में बिल्कुल जा रहे हैं जॉन्स के इस बयान के खिलाफ, और इंशाल्लाह वो सारी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात यह कि जॉन्स की रिपोर्ट, शहजाद, आपने अगर पढ़ी हो, उसने अपनी रिपोर्ट में एक खुद कंट्राडिक्ट कर रहा है उस सारी बातों को। एक तरफ कह रहा है कि ये 2 आदमियों का स्टेटमेंट है, और दूसरी तरफ उसी रिपोर्ट के एंड में कह रहा है कि इट इज द सोर्स ऑफ पाकिस्तानी अथॉरिटीज। तो वो पाकिस्तानी अथॉरिटीज जो सोर्स हैं उसको खुद वो क्लियर कर रहा है कि ये इसके, ताकि कल अदालत में बचा जा सके और वो ये कह सके हम अदालत में जरूर जा रहे हैं। मैं दूसरी तरफ एक बात आपको बताऊं, मेरी छोटी सी बात पर फौरन हमारे पीटीआई के भाई कह देते हैं कि जी मैं बड़ा चढ़ के अगर जोर आवाज में शोर करके अगर किसी पर कोई इल्जाम लगा के राका एजेंट साबित किया जा सकता है, तो मैं एक आपको और बता दूं स्टोरी कि गोल्ड स्मिथ जो है वो सुसर थे इमरान खान साहब के, और गोल्ड स्मिथ फंडिंग करता था, मूसाद की फंडिंग करता था। लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मैं ये कहूं कि इमरान खान मूसाद का एजेंट है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए मैं ये बात नहीं कह सकता। लेकिन बदकिस्मती है कि चंद लोग एक रिपोर्टों पर इल्जाम लगा देते हैं, चंद लोग एक रिपोर्टों के पे बयानबाजी पर पूरी जमात को, पूरी कौम को, पूरी कम्युनिटी को राका एजेंट और गद्दार करार देते हैं, और अफसोस भी नहीं करते। इनको दुख भी नहीं होता, इनको दुख भी नहीं होता। कल बंगाली गद्दार, फिर बलोच गद्दार, फिर पठान गद्दार, उसके बाद आज उर्दू बोलने वाला गद्दार। तो इस मुल्क में वफादार कौन है? मैं इससे पूछना चाहता हूँ, ये शोर न करे, जवाब दे, अपनी बारी पे जवाब दे। जो लोग दलील से हटकर जवाब नहीं देते और इस तरह की शोर करके बातें करते हैं, दरअसल उनके पास लॉजिक नहीं होती, उनके पास बातचीत नहीं होती, इनके पास लॉजिक नहीं है। ये शर्म की बातें जरूर करेंगे, बदतमीज हो, असेंबली के मेंबर बनने के काबिल ही नहीं हो तुम।
आसिफ साहब, मुझे ब्रेक लेना है, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मेरे ख्याल से आसिफ हसनैन साहब, ये बहुत सारे इल्जाम अगर लग रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर इल्जाम जो है वो पीटीआई की वजह से जो है आपकी जमात में लग रहा हो। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब मुझे ये बता दें कि किसी लेवल पर क्या हुकूमत या हुकूमत का कोई इदारा एमक्यूएम के खिलाफ साजिश कर रहा है? क्या माइनस अल्ताफ हुसैन वाला कोई फॉर्मूला है? क्योंकि कल भी अल्ताफ हुसैन साहब ये फरमा रहे थे कि -1 का फॉर्मूला है और अगर मुझे हटाया गया तो हर गली कूचे में जंग होगी। फिर देखिए, गुजारिश है जी कि ना ये हुकूमत का कोई सोच है, ना ये किसी सियासी जमात की सोच है कि अल्ताफ हुसैन साहब को हटा के वहाँ पे कोई और नॉमिनी उनका बिठा दिया जाए। ये उनका अपना एक ज़ाती मामला है। एमक्यूएम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम जो चाहते हैं वो ये है कि एमक्यूएम का जो मैंडेट है, जिसके तहत वो वोट लेते हैं, जो उनका एक सियासी चेहरा है, जो पॉलिटिकल फेस है उनका, उसके तहत वो काम करें, असेंबली में उनकी नुमाइंदगी है और वो अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। जब उनके दूसरे चेहरे की बात आती है, जब उनसे मंसूब ऐसे ऐसे लोगों के नाम आते हैं जो मुख्तलिफ जराइम में मुलविस पाए जाते हैं, इनके हेडक्वार्टर से पकड़े जाते हैं, वहाँ से असला पकड़ा जाता है, ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो एजेंसियां भी, इदारे भी, पुलिस अफसरान भी उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि शवाहिद मौजूद हैं टारगेट किलिंग के या किसी और चीज़ों के, तो वो चेहरा किसी भी जमात का हो वो काबिल कबूल नहीं है। आसिफ साहब ने भी कहा था कि अगर ये इल्जाम साबित हो गए तो फिर गद्दारी का मुकदमा होगा। अब अहम बात यह है कि आप कह रहे हैं बीबीसी की रिपोर्ट आई, हमने खत लिख दिया बरतानवी हुकूमत को कि हमें इंफॉर्मेशन दें। इससे पहले कुछ अरसे पहले राव अनवर एसएसपी वो आकर अगर कहता है कि इनके ताल्लुकात इंडिया से, हमने लोग पकड़े हैं जो एमक्यूएम के इंडिया जाके ट्रेनिंग करते हैं, तो आपकी हुकूमत हरकत में नहीं आती। बीबीसी रिपोर्ट पे इतना एग्रेसिव एक्शन क्यों? देखिए, राव अनवर साहब की जो रिपोर्ट थी, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त भी दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए था, लेकिन ये कमज़ोरी है सिंध हुकूमत की, क्योंकि राव अनवर सिंध पुलिस के मुलाजिम है और सिंध पुलिस इस वक्त सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वहाँ पे है। उन्हें चाहिए था कि उसी वक्त वो उन शवाहिद को और उन तमाम सबूतों को जायज़ा लेते और उसके नतीजे में को हरकत में आना है, वजारत दाखिला को हरकत में आना है, तो वो तो वफाक से होगा ना। वजारत दाखिला का सिंध पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिंध पुलिस का और ये आपकी सूबाई हुकूमत का काम है कि वो एक राय काम करके उसके नतीजे में अगर वफाकी हुकूमत को कोई सपोर्ट चाहिए और आपको फॉरेन ऑफिस लेवल तक कोई सपोर्ट चाहिए, हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन आपने फौरन उसको सस्पेंड कर दिया। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, कोई साजिश ऐसी नहीं हो रही है। फार्मूला बिल्कुल मौजूद है और फार्मूला यही है कि आप उन तमाम शवाहिद को जो ठोस हकाइक की बुनियाद के ऊपर हों वो सामने लेके आएँ, कौम के सामने रखें। अभी आप देखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पे रेंजर्स के खिलाफ वो आवाज़ें उठा रहे हैं, फौज के खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। क्यों? हम तो एक बात कहते हैं कि ये पाकिस्तान के इदारे हैं, ये कराची कल वज़ीर आज़म साहब भी जो है, अगर वहाँ पे इनके पास कुछ चीज़ें ऐसी इनके हाथ आती हैं। ये बता दें, कल वज़ीर आज़म साहब भी कराची जा रहे हैं, क्या इस हवाले से भी बात होगी? यकीनन होगी, इस हवाले से नहीं, पूरे पॉलिसी स्टेटमेंट देने जा रहे हैं कराची के हवाले से। कराची उसमें क़याम अमन के हवाले से कराची में इस वक्त जितनी कार्रवाई अल्लाह ताला के फजल से, आज आपका पाकिस्तान का पूरा मीडिया इस बात का गवाह है कि हमारी दौरे हुकूमत में कराची में अमन आया है, कराची में टारगेट किलिंग, बताखोरी में, अगवा बर तवान में कमी आई है और वो तमाम इदारे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको इंशाल्लाह सब वज़ीर आज़म साहब उनकी कार्रवाई। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं साहब, अगर हो भी एमक्यूएम के खिलाफ -1 तो इसको आप भी सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि कायदे, जाहिर सी बात है। देखिए, ये एमक्यूएम का अंदरूनी मामला है कि वो किसको अपने लीडर मानते हैं। ठीक है, हम समझते हैं कि ये किसी का भी हक नहीं है कि किसी पार्टी को बताया कि उसका ये लीडर होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ एक सियासी उसूलों के खिलाफ है, मगर मैं अपने तारिक साहब की बातों को एंडोर्स करता हूँ। मैं समझता हूँ कि हुकूमत का फ़र्ज है और कि इन तमाम मामलात की आज़ादाना तफ्तीश होनी चाहिए। ठीक है, जो मैं समझता हूँ कि सिंध की हुकूमत में जब तक पीपल्स पार्टी, क्योंकि वो भी 30 साल से इन चीज़ों में मुलविस, और एमक्यूएम की मौजूदगी में या उनको अलग रख के ये तफ्तीश होनी चाहिए। ठीक है, वरना हम हक़ायक़ तक नहीं पहुँच पाएंगे। जी, आसिफ हसन साहब लास्ट कॉमेंट कर दें, इसके बाद मैं ज़रा आज की कार्रवाई जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हुई उस पर भी बात करना चाहूँगा। जी, इनकी एक पार्टनर जमात है, जमात इस्लामी, उसका नाम भी सुप्रीम कोर्ट में है और तमाम मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है। इन्होंने कभी भी उनको अलहदा नहीं किया, अपने साथ पार्टनर रखा है। दूसरी बात यह है, बीबीसी की रिपोर्ट अगर इतनी रिलायबल है, सुप्रीम कोर्ट आप देखिए यार, झूठ मत बोला करो खुदा के लिए, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जिन जमातों के मिलिटेंट विंग का किया था उसमें जमात इस्लामी नहीं थी। तो नहीं है ना, अपनी बात पे बोल लेते हैं, उसमें कहा कि बहुत सारी जमातें में भी झूठ बोलते हैं। बोलने आता है तो जमात इस्लामी का नाम सुप्रीम कोर्ट में किस चीज के लिए, ये बताए ना।
किस चीज के लिए जमात इस्लामी के नाम सुप्रीम कोर्ट? बीबीसी की दहशतगर्दी की रिपोर्ट, एक और बीबीसी की एक रिपोर्ट और चला दे, एक रिपोर्ट और चला दे यार। इसको बुला लिया आपने इस प्रोग्राम में यार। आसिफ हसैन साहब मुझे एमक्यूएम के हवाले से जवाब दे दें। लोगों को बुला के क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं आप? सवाल यार इनको खामोश तो करा ले, इनको बोले कि अपने टाइम में अपने वक्त में बोलने के बाद इनको इतना शौक है कि दूसरे के टाइम में भी बोलना पड़ता है। जवाब क्या दे यार? मैं खामोश बैठा होता हूं इनके वक्त में। आपने बुलाकर आप कौम के वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बात आप कुछ कर रहे हैं, कराची की बात हो रही है, अंतिम बात हो रही है कि आप मीडिया पर बैठकर इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे यार खुदा का खौफ करो। बड़े अफसोस की बात है, मीडिया पर बैठे हैं, लाइव प्रोग्राम पर बैठे हैं आपकी आवाज और आप ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों को। शर्म आनी चाहिए। नहीं ये क्या बात कर रहे हैं, झूठ बोल के। अच्छा मुझे आवाज नहीं आ रही आसिफ हसैन साहब आपकी। मैं चाहूंगा कि राब्ता जरा वापस कायम करें ताकि मैं आसिफ हसैन साहब को सुन सकूं। मैं जरा आपको सुनाना चाहूंगा कि आज इमरान खान साहब जब जुडिशल कमीशन के हवाले से बात हो रही थी क्या कहा उन्होंने? कहा कि फॉर्म 15 के हवाले से बड़े अहम इंकशाफ किए हैं। मैं चाहूंगा कि उस पर भी बात हो जाए। एक शॉर्ट सुन लें जरा इमरान खान साहब का। इलेक्शन कमीशन का फ्रॉड, आरओज का फ्रॉड और नून लीग साथ मिली हुई। कमीशन ने कि जनाब हमें फॉर्म 15 चाहिए, आपको पता उन्होंने ऑर्डर किया, तो ये फॉर्म 15 जो ऐसी होनी चाहिए थी ये भरी गई। ये देख लें, ये जादू से एकदम ये भर गई। ये बाद में बैठ के इन्होंने ये फ्रॉड किया, इसको फ्रॉड कहते हैं। जी आपने सुना इमरान खान साहब की बात। आसिफ हसैन साहब मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी, मैं मौका दूंगा आपको, आप अपनी बात मुकम्मल कर लेगा आखिर में। सर मैं 1 मिनट में सारी सूरत हाल जो इमरान खान साहब ने कही है जुडिशल मेरे पास पड़े हैं वैसे 2 फॉर्म 15। एक हर चीज का एक ज़ाब्ता और एक तरीका होता है। घोड़ा टांगे के आगे होता है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि टांगा आगे भागे और घोड़ा पीछे भागे। देखिए जुडिशल कमीशन ने एक फैसला देना है। फॉर्म 15 के हवाले से जुडिशल कमीशन ये कह चुका है कि हमें इससे कोई खातिर खा फायदा नहीं हुआ। वो बात जो कही जा रही थी कि इसमें से निकलेगी वो नहीं निकली, जुडिशल कमीशन ने कहा है। मतलब फैसला सुना दिया, फैसला नहीं मतलब ऑब्जर्वेशन दी है कि फॉर्म 15 से जो कुछ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ निकलेगा, अभी तक निकला नहीं है। बार बार मुनज़्ज़म धांधली की बात, कल भी इनके जो अटॉर्नी है उनसे पूछा गया पीटीआई के कि मुनज़्ज़म धांधली किधर है, उन्होंने कहा कि उस पर बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं कि जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं वो 5000 वोट लेके चीफ मिनिस्टर कैसे बने हैं? क्या ये मैंडेट है? ये बहस करने जा रहे हैं भाई। अगर वहां पे वोटिंग कम हुई है, स्पेसिफिक वहां पे वोटिंग कम होते हैं, ये देख रहा था स्पेसिफिक नहीं, ये जुडिशल कमीशन में कहा जा रहा है। सुन ले, मेरा सवाल इमरान खान साहब ने फॉर्म 15 दिखाया और आप लोगों ने फिर वही बात की कि 35 पंचर ये फलाना में जाता हूं, 2 फॉर्म 15 है। सुनता हूं ये आपका केस नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हो रही है। 2 फॉर्म 15 है जो मेरे सामने पड़े हुए हैं, एक ही हल्के के, एक ही पोलिंग स्टेशन के, एक जगह भरा हुआ फॉर्म है और एक जगह खाली फॉर्म है। ये कैसे हो गया? ये इस पे आपका इल्जाम नहीं है, ये मेनली इल्जाम तो इलेक्शन कमीशन पर है। ने जो फॉर्म 15 दिए हैं पूरे पाकिस्तान भर से दिए हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये मैं आपको जुडिशल कमीशन की ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी की तरफ से रोजाना वहाँ कार्रवाई सुनने जाता हूँ। उनकी ऑब्जर्वेशन है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ से कोई कहा गया था कि बहुत कुछ निकलेगा, वो नहीं निकल सका। ये बेज़ाब्तियां अगर किसी साहब ने आज कहा कि सिस्टमैटिक रिगिंग भी हमने प्रूव कर दी है। ये जो एक अगर उम्मीदवार ये बात किसी जगह पे या इलेक्शन बेज़ाब्ती की है तो उसके जिम्मेदार वो खुद है। मुनज़्ज़म धांधली कहाँ से साबित होती है? ये बात तारिक भाई, मैंने ये बात बिल्कुल नहीं सुनी जुडिशल कमीशन की जानिब से कि फॉर्म 15 में कुछ नहीं मिला। फॉर्म 15 में ही तो सब कुछ मिला है। चले मेरे पास केस में भी आया है, आपके प्रिंट मीडिया में ये बात आई है। वक्त खत्म हो गया, लेकिन इस चीज की वजाहत अभी भी आना बाकी से अगली जो कार्रवाई होंगी उसमें ये बात पता चलेगी कि 2 फॉर्म 15 किस तरह आ गए, एक भरा हुआ है, एक खाली है। इस पर भी बात होगी। एक हमारे प्रोग्राम का फीडबैक देने के लिए आप सोशल मीडिया पर हमें लिख सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।